So hello friends, welcome back to this channel. This is me Misbah Haq, and today we are going to start the Kepler's laws of motion, planetary motion. तो इनको आज हम बेसिकली कवर करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, जो कि क्लास 9th के लिए, ठीक है। सो क्लास 9th के लिए जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी इसमें, तो वो सारी हम कवर कर देंगे आज के इस वीडियो में। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये योहानस केपलर था कौन। हु वाज दिस योहानस केपलर, ठीक है। हम केपलर के लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, बट वी डोंट नो अबाउट हु वाज केपलर, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो इट्स प्रोनाउंस्ड एज योहानस, जोहानस लिख के है, बट वी प्रोनाउंस इट एज योहानस केपलर। सो ही वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करता है, यानी कि प्लैनेट्स वगैरह भी, जो हमारी स्पेस है इसके बारे में जो पढ़ता है, दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमर। सो ही वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। तो इसी ने जो है तीन फंडामेंटल लॉज दिए डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन। तो तीन फंडामेंटल लॉज हमारे जो है किसने दिए थे? इसी केपलर ने दिए थे, जो प्लैनेटरी मोशन को बताता है, ठीक है। यानी कि जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स जो हमारे हैं उनकी मोशन कैसी है, उनकी मोशन कैसी है, हाउ दे आर मूविंग, है ना, उनका पाथ वगैरह कैसा है, वो सारा कुछ हमें किसने बताया? इसी केपलर ने बताया है। इसके तीन लॉज, प्लैनेट्स पर इसने क्या दिए? तीन लॉज दिए, और वही तीन लॉज हमें प्लैनेट की मोशन के बारे में बताता है। He worked on the orbits of planets based on the observations of Mars. तो इसने क्या किया? इसने बेसिकली जो मार्स है उसको ऑब्जर्व किया, बेसिकली उसके ऑर्बिट को ऑब्जर्व किया। पहले कुछ मॉडल्स थे, जैसा कि हमने देखा कि बेसिकली जो सेल थी हमारी, हाउ वाज सेल डिस्कवर्ड, तो उसके लिए भी कुछ पहले हमने मॉडल्स देखे। सबसे पहले जो स्लेडन है उसने कुछ ये दिया, उसके बाद स्वान, उनके बाद उन्होंने आपस में देखा कि किधर पर हमारी जो है बेसिकली गड़बड़ हो रही है, उसको ठीक किया। तो इसी तरीके से जो हमारे पास प्लैनेटरी मोशन के लॉज है, ये एज इट इज नहीं आए कि किसी एक बंदे ने दे दिया सो दैट इज इट कि यही लॉज है, बट पहले भी कुछ ऐसे लॉज थे, दे और वो बेसिकली हिपोथेटिकल, ठीक है ना। ओके, सबसे पहला लॉ, बेसिकली ये जो हमारे पास मॉडल था, दैट वाज समथिंग लाइक दिस, कि जो हमारे पास अर्थ है वो सेंटर पर है, अर्थ इज एट द सेंटर, and all the planets including the sun revolve around the earth, और जो इनका पाथ है that is circular and perfect circular, हम इसको कहेंगे। This was basically a model, ठीक है। तो what was this model basically? जो हमारे पास ये अर्थ है वो कहां पर है? That is located at the center, and planets involving the sun revolve around the earth in perfect circular orbits। और इसको हम क्या कहते थे? इसको this was known as basically geocentrical model, geocentrical model। After that another model came into existence, that was something like this, कि हमारे पास जो सन है, sun is at the center, this is sun is at the center, and all the planets revolve around the sun, all the planets revolve around the sun, and here was again in circular paths perfect circular paths। So this model was known as basically heliocentrical model, heliocentrical model। So these two models were that time famous, that first of all, पहला मॉडल जो कि था जियोसेंट्रिकल, इसमें कहा जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर पर है और बाकी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द सन वो रिवॉल्व करते हैं इसी अर्थ के किन में? परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स में। उसके बाद और एक मॉडल था, दैट वाज हीलियोसेंट्रिकल मॉडल। तो इसमें हम क्या देखते थे? इसमें हम देखते थे कि जो सन है वो कहां पर है? दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर, और बाकी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं किन में? परफेक्ट सर्कुलर पाथ, ठीक है। लेकिन जब इसी केपलर ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की मार्स के ऊपर, इसने मार्स को ऑब्जर्व किया, तो इसने देखा कि जिस पर्टिकुलर टाइम पर इसको उस पर्टिकुलर पोजीशन पर होना चाहिए था, वो नहीं थी उस पर्टिकुलर पोजीशन पर। तो इसने बताया उस को ऑब्जर्व करके कि दैट मींस परफेक्ट सर्कल्स में तो ये रिवॉल्व नहीं कर दिए, क्योंकि अगर ये परफेक्ट सर्कल में रिवॉल्व करता है, ये मार्स रिवॉल्व कर दिए, तो इसको उस पर्टिकुलर टाइम पर उसी पर्टिकुलर जगह पर होना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। तो उसके बाद जो हमारे पास केपलर था, केपलर gave his three laws on planetary motion. Now let's know about the Kepler's first law. What does it say?
So Kepler's first law is basically law of ellipses, or we also call it as law of orbits. Is it clear? So what does it say? It says that orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the two foci. What does it mean? See, basically, okay, so basically what we know is, till now we knew about that. अब नाउ लेट वी हम इस बेसिकली जो हमारे पास जियोसेंट्रिकल मॉडल था उसको हम छोड़ लेते हैं, हम देख लेते हैं हीलियोसेंट्रिकल के बारे में. सो हीलियोसेंट्रिकल मॉडल क्या कहता था? दैट यूज्ड टू से दैट सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स. लेकिन जब इसने ऑब्जर्व किया मार्स को तो इसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये परफेक्ट सर्कुलर में है. ही टोल्ड दैट द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स इज एन एलिप्स, इज एन एलिप्स. और एलिप्स क्या होता है? बेसिकली एलिप्स जो है इट इज अ स्ट्रेचड सर्कल, लाइक, है ना. सर्कल ऐसा होता है, इसी सर्कल को हम इधर से थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, इधर से थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, इट बिकम्स एन एलिप्स. ओके. एंड एलिप्स की और एक खास बात क्या है? एलिप्स हैज टू सेंटर्स और टू फिक्स्ड पॉइंट्स. अगर हम हमारे सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट्स देख लेते हैं वो कितने होते हैं? इट हैज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट दैट इज नोन एज अ लोकस. लेकिन अगर हम इस एलिप्स में देखें सो वी हैव टू बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट्स, और यू कैन कॉल इट टू सेंटर्स रादर. ठीक है ना. तो इसको हम क्या, इनको हम कहते हैं फोकस वन एंड दिस इज नोन एज फोकस टू. ठीक है. सो ये इनके कुछ नाम है. इन दो फिक्स्ड पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? फोकस वन एंड फोकस टू हम इनको कहते हैं, एंड प्लूरली हम इनको कहते हैं फोकाई. नाउ वी आर क्लियर अबाउट कि इसने क्या कहा. सो ही टोल्ड दैट कि जो ये हमारे पास प्लैनेट्स है इनका पाथ इलिप्टिकल है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इनका पाथ कैसा है. देयर पाथ इज इलिप्टिकल, यानी कि सर्कुलर नहीं है. दे हैव सच काइंड ऑफ दिस पाथ. ठीक है. दिस इज एन इलिप्टिकल पाथ. अब अभी हमने कहा कि इलिप्स है तो इसके कितने फोकसेस होंगे या इसके कितने फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे? दो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे. ठीक है. एंड उसके बाद उसने कहा कि अब जो सन है वो सेंटर पर लोकेटेड नहीं है, कि जो सन है वो इधर पर लोकेटेड है. नो, सन इज नॉट लोकेटेड एट द सेंटर. ना ही तो प्लैनेट्स का पाथ सर्कुलर है, परफेक्ट सर्कल्स में है, और ना ही सन बेसिकली सेंटर पर लोकेटेड है. सन इज लोकेटेड एट एनी ऑफ द टू फोकाई. ठीक है. जो हमारे पास सन है वो दोनों में से किसी एक फोकाई पर लोकेटेड है. दिस इज व्हाट ही टोल्ड. सो इसने कहा दैट कि जो ना ही तो हमारे पास परफेक्ट सर्कल्स हैं इन प्लैनेट्स के, या परफेक्ट ऑर्बिट्स है, परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स भी नहीं है इन प्लैनेट्स के, और ना ही जो सन है वो सेंटर पर लोकेटेड है, बट इट इज लोकेटेड एट एनी ऑफ द टू फोकाई. दोनों फोकाईज में से किसी एक फोकाई पर ये क्या है? एक फोकाई पर ही सिचुएटेड है. और जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं? दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन दीज इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. दिस वाज basically the first law of Kepler, which is the law of ellipses. So the planet they have an elliptical path, and sun is at any of the one foci, any of the two foci. ठीक है. So now there arises a question that why do planets don't move in the perfect circle? So इसका question अगर हम देखें वो सीधा साधा है कि जो हमारे पास basically path है इनका that is elliptical, and sun तो center पर located नहीं है. सन इज नॉट लोकेटेड एट द सेंटर. तो अगर हम देखिए सन इधर किसी एक फोकाई पर लोकेटेड है, सन इज लोकेटेड एट एनी ऑफ दिस फोकाई. यही तो है ना. तो अब जब प्लैनेट इस पे मूव करेगा तो उसकी डिस्टेंस चेंज होती रहेगी सन से, और वो कैसी शेप बनाता है? इट मेक्स अ शेप लाइक एन ओवल. तो ओवल जैसी शेप बनाता है. इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि बेसिकली देयर इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल या परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स इनके नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी डिस्टेंस सन के बेसिकली अराउंड चेंज होती रहती है और एक ओवल जैसी शेप बनाते हैं. अब इधर पर कुछ कीवर्ड्स है जो कि हम देख लेते हैं कि एलिप्स क्या होता है. ये मैंने आपको कहा कि एलिप्स के क्या होता है? इट हैज टू फिक्स्ड पॉइंट जिनको कि हम फोकाई कहते हैं. इसके पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं एंड दे आर नोन एज फोकाई. ठीक है. द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स ऑफ द टू फोकाई रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब है बेसिकली कि अगर हम देखें दिस इज आवर एलिप्स एंड ये इसके फोकाई है, तो फोकाई से आप इन दो फोकाईज को कहीं पर भी आप कनेक्ट कर दीजिए इस ऑर्बिट के पाथ पर, तो दैट विल रिमेन कांस्टेंट. ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी. अब मैंने फिर से इसी फोकाई से इधर पर लिया, इधर पर लिया, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस आपस में क्या होगी? ये आपस में बराबर होगी. दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से. ओके. नाउ
उसके बाद फोकस क्या होता है? फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट होता है ये बेसिकली एलिप्स का, जिसको प्लूरली फोकाई कहते हैं। नाउ देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, ये हम आगे वाले लॉ में देख लेते हैं। दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो अगर हम देखिए बेसिकली ये रहा हमारा प्लैनेट और ये हमारा सन किसी एक फोकाई पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो मेजर एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है जो इन दो फोकसेस के बीच से गुजरती है, जो इन दो फोकसेस के बीच से निकलती है। दैट वेरी एक्सिस इज नोन एज द मेजर एक्सिस। और ये क्या मेजर नाम है? तो दैट मीन्स इट्स बिगर एक्सिस, इट इज बिगर एक्सिस। ठीक है, एंड वही अगर माइनर एक्सिस को देखिए, व्हाट इज माइनर एक्सिस? द शॉर्टेस्ट लाइन इज द माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इनमें से जो भी शॉर्टेस्ट लाइन होगी इस तरीके से, वो हमारे पास क्या देखने को मिलेगी? वो हमारे पास माइनर एक्सिस देखने को मिलेगी। तो आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर कि माइनर और मेजर एक्सिस क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी प्लैनेट का जो सबसे क्लोजेस्ट पाथ होता है सन के साथ, देखिए हमने बात की कि पाथ क्या है? वी हैव पाथ एज इलिप्टिकल, इस तरीके का पाथ है, और सन किसी एक फोकाई पर है। अब देखिए मैं प्लैनेट को इधर पर ले जाऊंगा, इधर पर ले जाऊंगा, इधर पर ले जाऊंगा, इधर पर, तो कोई ना कोई ऐसा पाथ तो होगा या कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर सन और प्लैनेट की डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगी। जिस जगह पर सन की और बेसिकली हमारे पास जो बेसिकली वो प्लैनेट है, उन दोनों की जो डिस्टेंस है जहां पर सबसे ज्यादा कम हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं एपीहीलियन। द पॉइंट वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट इज मिनिमम, दैट पॉइंट इज नोन एज एपीहीलियन। और जहां सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है एक प्लैनेट और सन के दरमियान, उसको हम कहते हैं, दैट वेरी पॉइंट इज नोन एज पेरीहीलियन। ठीक है, तो एपीहीलियन क्या पॉइंट है? एपीहीलियन ऐसा पॉइंट है जहां पर सन और प्लैनेट की डिस्टेंस सबसे कम होती है पूरे ऑर्बिट में, और पेरीहीलियन एक ऐसा पॉइंट है जहां सन और प्लैनेट की डिस्टेंस सबसे ज्यादा ऑर्बिट में देखने को मिलती है। सो दिस वाज अबाउट द केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ बेसिकली प्लैनेटरी मोशन, और इट इज नोन एज लॉ ऑफ एलिप्सिस, और इट्स नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो आई होप दिस केपलर का फर्स्ट लॉ को क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट डज इट से? केपलर का पहला लॉ कहता है कि प्लैनेट ना ही तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं सन के, और ना ही सन सेंटर में है, बल्कि प्लैनेट्स एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, और सन दोनों फोकाई में से किसी एक फोकाई पर सिचुएटेड है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द केपलर्स सेकंड लॉ, व्हिच इज द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि कुछ एरियाज के बारे में बात चल रही है। ठीक है, देखते हैं क्या है केपलर का सेकंड लॉ। अ लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो बेसिकली रेडियस वेक्टर होगा, रेडियस वेक्टर इन द सेंस जो वेक्टर सन और प्लैनेट को आपस में ज्वाइन कर रहा हो, हियर इट इज, ठीक है, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये जो हमारे पास ये बेसिकली ये लाइन है जो ज्वाइन कर रही है सन को किसके साथ? सन को ज्वाइन कर रही है बेसिकली प्लैनेट के साथ, वो इक्वल एरिया स्वीप करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने इधर पर रखा इसको सी, तो मेरे पास जो ये बेसिकली ये प्लैनेट है, ये पॉइंट ए पर है। हियर पॉइंट ए पर मेरे पास ये क्या है? ये बेसिकली प्लैनेट है, एंड मैंने इसको टाइम पीरियड दे दिया 1 मंथ। 1 मंथ टाइम पीरियड है, एंड 1 मंथ के बाद मैंने देखा कि ये जो हमारे पास ये प्लैनेट था, ये इधर पहुंच गया था, ये इधर पहुंच गया था। एंड सपोज कीजिए जो इसने इधर पर ये एरिया जो ना शेडेड है, दिस इज द एरिया कवर्ड बाय इट। सपोज दिस एरिया इज A1, दिस एरिया इज A1, A1 is the area that is covered by the planet in 1 month। इसको मैं थोड़ा, या एरिया 1, ठीक है, A1 is the area covered by this planet A at from position A to B। इतना इसने डिस्टेंस कवर किया, इतना एरिया कवर किया 1 महीने में। ठीक है, अब यही प्लैनेट कहाँ है? दिस प्लैनेट इज एट पॉइंट, दिस प्लैनेट इज नाउ एट पॉइंट C, एंड फिर से मैंने टाइम पीरियड 1 मंथ रखा, एंड 1 मंथ के बाद मैंने देखा कि ये डी पर पहुंच गया है, एंड इसने ये एरिया इसने कवर कर दिया है। सो केपलर के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो ये एरिया 1 है, इसका नाम मैं एरिया 2 रख देता हूं। सो एरिया 1 और एरिया 2 आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब कैसे होगा? देखिए इनकी जो एरियल वेलोसिटी होती है ना, एरियल वेलोसिटी, वो बेसिकली क्या रहती है? कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी, देखिए लीनियर वेलोसिटी इज व्हाट?
displacement upon time. So aerial velocity is what? Area upon time. Area upon time is the aerial velocity. ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, इधर पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास ये लाइन है, ये जो रेडियस है या ये जो लाइन सन और प्लैनेट को आपस में क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ये बड़ी है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, लेकिन इसकी कम है, इसकी कम है। लेकिन अगर हम देखिए तो इसकी ये जो आर्क है ये इस वाली आर्क से ज्यादा है। ठीक है, सो टू मेंटेन देयर एरियल वेलोसिटी, ये इधर पर अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, स्पीड को बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज, और इधर पर स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है हमारे पास स्पीड। ठीक है, सो एरियल वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए ये प्लैनेट इधर पर तेजी से चलता है एंड उधर पर आराम आराम से चलता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द केपलर सेकंड लॉ सेज कि जो हमारे पास ये प्लैनेट होगा ये क्या करेगा, ये इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तभी हम देखते हैं कि कभी बेसिकली विंटर्स में हमें दिन छोटे देखने को मिलते हैं, क्योंकि तब हमारी सन की जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, या जो सन की बेसिकली रेवोल्यूशन है वो क्या होती है, दैट इज मच फास्टर एज कंपेयर टू देन इन समर्स। सो प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन क्लोजर टू सन, जब वो सन के क्या हो जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, सो तब वो क्या फास्टर मूव करते हैं। एंड आई टोल्ड यू दैट कि जब बेसिकली सन क्या होता है, जब सन सबसे प्लैनेट सन के सबसे ज्यादा करीब होता है उसको कहते हैं हम पेरीहीलियन, पेरीहीलियन, एंड इसको हम कहते हैं एपीहीलियन। मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है, सो दीज बेसिकली जब वो पेरीहीलियन पर पहुंचता है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, एंड जैसे ही एपीहीलियन पर पहुंचता है तो अपनी स्पीड को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट द केपलर्स थर्ड लॉ विच इज द लॉ ऑफ पीरियड्स। सो आई होप कि ये लॉ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास प्लैनेट्स है वो इक्वल एरिया स्वीप कर, सॉरी, जो लाइन सन और प्लैनेट को आपस में ज्वाइन करती है वो इक्वल एरिया स्वीप करती है इन इक्वल एरियाज ऑफ टाइम। ठीक है, now let's move towards the Kepler's third law, which is the law of periods. ठीक है, so according to Kepler's third law or law of periods, the square of the time period of the revolution of a planet around the sun in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi major axis. तो अगर हम देखिए कैपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, कैपलर का थर्ड लॉ कहता है कि जितना टाइम ये प्लैनेट लेगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, ठीक है, जितना टाइम, जैसे हमारी अर्थ कितना टाइम लेती है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, 365 डेज और 366 ले जाते हैं। ठीक है, तो 365 डेज में क्या करती है हमारी अर्थ, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेती है अपने ऑर्बिट का। ठीक है, सो यही कह रहा है केपलर का थर्ड लॉ कि जितना टाइम एक प्लैनेट लेगा अपने पूरे ऑर्बिट का एक रेवोल्यूशन करने में, सपोज कर लीजिए वो टाइम टी है, सो दैट विल बी स्क्वायर ऑफ दैट वेरी टाइम। ठीक है, तो उस टाइम का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेमी मेजर एक्सिस के। तो हमें पता है सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, देखिए मेजर एक्सिस हमारी होती है जो बेसिकली दो फोकसेस के बीच से निकलती है, और सेमी मेजर एक्सिस यानी कि उसका हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस इज नोन एज द सेमी मेजर एक्सिस। तो वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो अब हम सेमी मेजर एक्सिस को कैसे निकालते हैं, तो हम 12 दिन बेसिकली 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, तो हम जो है हर एक महीने में देखते हैं कि सन की डिस्टेंस कितनी हो रही है दूर, या कितनी सन की डिस्टेंस और प्लैनेट की है, एंड उन सब को फिर आपस में ऐड करके डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल जाती है, एवरेज डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाती है, एंड दैट इज वी कॉल एज सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सो दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ और द लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो बेसिकली हमारा टाइम का स्क्वायर है, क्योंकि हमने कहा कि सपोज कर लेते हैं वो टाइम टी है, टाइम टी लगा एक प्लैनेट को पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करना उसके ऑर्बिट का। ठीक है, सो अब टी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, सपोज कि जो सेमी मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए है, दैट विल बी इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर axis. So explain the relationship between a planet's distance from the sun and its orbital time. तो इससे हमें बेसिकली रिलेशनशिप मिलता है किसके बीच में, कि जो सन है, प्लैनेट की डिस्टेंस क्या है सन के साथ, कैसे चेंज हो रही है वो, ठीक है ना, एंड उसका ऑर्बिटल टाइम क्या है, ऑर्बिटल टाइम इन द सेंस कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन उसके ऑर्बिट पे करने को उसको कितना टाइम लगता है, उसका रिलेशनशिप हमें केपलर का थर्ड लॉ दे देता है। नाउ लेट्स नो कि हमने 3 लॉज तो पढ़े,
We knew about the Kepler's first law, we knew about the Kepler's second and third law. Now why are Kepler's laws important? ठीक है, so it explained planetary motion accurately for the first time. So it was the first time basically जो केपलर था फर्स्ट टाइम उसी ने क्या किया था, एक्यूरेटली प्लैनेटरी मोशन को बताया था. जैसा कि मैंने आपको बताया इधर पर कि हमारे पास जो है जियोसेंट्रिकल मॉडल्स थे, हमारे पास हीलियोसेंट्रिकल मॉडल्स थे. तो बेसिकली दैट वर नॉट एक्यूरेट. वो क्या थे, वो एक्यूरेट नहीं थे, वो सिर्फ हाइपोथेटिकल थे. ये कहा जाता था शायद ऐसा होता है, शायद वैसा होता था. एक्यूरेटली किसी ने कहा कि नहीं ऐसा ही होता है. दे ऑर विल जस्ट हाइपोथेटिकल कि ऐसा होता है शायद. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो केपलर था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने टेलीस्कोप की इन्वेंशन से पहले ही प्लैनेटरी मोशन बताई विद हिज नेकेड आईज. ठीक है, सो लेड द फाउंडेशन फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के लिए भी इसने फाउंडेशन दी. बेसिकली वी हमारे न्यूटन्स बेसिकली ग्रेविटेशन में हमें जरूरत पड़ता है, डिस्टेंस हमें जरूरत पड़ती है. ठीक है, सो वो आगे वाली चीजें भी हमें किसने दी, दैट वर फाउंडेशन उनकी किसने दी थी, केपलर ने बेसिकली उसकी फाउंडेशन दी थी. सो अगर हम देखिए आज की स्पेस एक्सप्लोरेशन और एस्ट्रोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा केपलर का लॉ है. ओके, सो नाउ की टेक पेज. चलिए, तो अब हम इन सब को क्या करते हैं, वन शॉर्ट रिविजन. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा थोड़ा सा एक शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं. सो लेट्स नो अबाउट. ओके, तो चलिए अब देखते हैं इन तीनों चीजों को वन शॉट में. तो पहला लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, परफेक्ट सर्कल्स में मूव नहीं करते हैं. एंड सन कहाँ होता है, इट्स लोकेटेड एट एनी ऑफ द टू फोकाई. नाउ सेकंड लॉ सेज a planet sweep equal areas in equal times, and third says orbital period is related to the distance from the sun. तो ये तीन हमारे हो गए वन शॉट रिवीजन. क्या वन शॉट, क्या एक सेकंड में इनका रिवीजन खत्म हो गया इनका. So I hope this thing is clear to you all people, and I hope that this video was helpful to you people. So अगर आप चाहे तो you can watch our other videos on this channel, या playlists में भी आप देख सकते हैं. अगर आपको किसी पर्टिकुलर बेसिकली टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली प्लेलिस्ट्स भी है, तो आप उनको चेक कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक दैट. वी शैल मीट इन अनदर वीडियो. टिल देन, टाटा, बाय बाय.